So, Jai Hind everyone. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो आज मैं कुछ अलग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। आज मैं कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। हाँ, आई एम टीचिंग समथिंग बट नॉट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। कुछ लाइफ के फंडे के बारे में बात करने वाले हैं आज, है ना। See, as you all know, I was the Air 1 in CDS 1 2023, right? For the AFA, CDS 1 2023. आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, है ना। सी मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स, उनके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है कि इवन आफ्टर गेटिंग द एयर 1 मैं फोर्स में क्यों नहीं हूँ, वाई आई एम नॉट इन द AFA, एयरफोर्स एकेडमी, वाई आई एम टीचिंग हियर, राइट। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सेकंड, कुछ और चीज़ों के बारे में भी भाई बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई है। बट आई व्हाट आई थिंक कि इसके बारे में वीडियो बनानी जरूरी है कि मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए, व्हाट सोर्सेज आई फॉलोड, एंड क्या एयर 1 लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर ईजी है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड हाउ वॉज माई जर्नी, मैं मेरी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। वट वॉज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्म्ड फोर्सेज एंड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप कोई से भी फील्ड में जाए, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है ना। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड वाई आई एम हियर, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, है ना जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्या एयर 1 कभी फेल नहीं होता है। से आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, बट बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है ये, है ना। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। एंड सम वॉट इट विल हेल्प यू इन CDS 1 2025. If you are preparing for NDA, then it will also help you, or either you are preparing for AFCAT or CAPF, चाहे कोई सा एग्जाम करो यार, फेलियर हर के अंदर आता है। एंड मेरी जो जर्नी रही है उसके अंदर फेलियर्स भी थे, सक्सेस भी थी। अब सक्सेस बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, बिकॉज मेरी साइड से जो एफर्ट्स थे वो फुल थे, है ना। तो चलिए भाई, एक एक चीज़ के बारे में आज डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस वीडियो को जरूर देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, आपको मेंटली बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं भाई। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या एयर 1 कभी फेल नहीं होता है। सी, जो मेरा एयर 1 आया था, पहली बात तो, एक मिनट, मेरा जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, पहली बात तो ये मेरा CDS का फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगर फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट की बात करें तो। अब सबसे बड़ा तो डाउट यही आता है ना कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में CDS निकल गया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, फिर तो कोई सा भी एग्जाम दे दो फेल तो होंगे नहीं, है ना। UPSC CSE हो, उसमें हो सकता है उसमें भी फेल हो ना हो सकता है रैंक लो आ जाए, है ना। तो ये एक माइंड में रहता ही रहता है। सी देखो, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये बहुत से बच्चों को हेल्प करेगा। फर्स्ट थिंग, पहली क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, है ना। देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ ना, वो पहली बात तो एक विलेज है, ओके। और एकदम छोटा सा है भाई, छोटा सा बोले तो बहुत ज़्यादा छोटा है ना। जैसी कॉलोनीज होती है वैसा विलेज है मेरा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है उसके आसपास या कुछ ऐसा सीन है, ऐसा भी नहीं है। तो आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, ठीक, जहाँ पे मतलब लिमिटेड फैसिलिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल, है ना। तो देखो, सबसे पहला डाउट यही आता है बच्चों के माइंड में कि मोस्टली कैंडिडेट्स जो आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन करते हैं वो विलेज से बिलोंग करते हैं, कि यार विलेज से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ ऑफिसर बनेंगे, वो भी A लेवल का, है ना, गेजेटेड ऑफिसर, कौन बनाएगा अपने को। या फिर सेकंड चैलेंज आता है भाई, स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि भाई इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, है ना। पेपर में भी चाहिए और वहाँ पे SSB में भी चाहिए, तो दोनों चीज़ चाहिए। देखो यार, ये मिथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, और आज भी मैं विलेज में ही हूँ, ठीक है ना।
एंड ऐसा नहीं है कि मैं मेरा घर सिटी में भी है, मैं सिटी में कुछ साल रहा हूँ, ऐसा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीटली मेरी पूरी लाइफ विलेज के अंदर ही गुजरी है। ओके, ठीक है। एंड इवन मैंने फील्ड्स के अंदर भी काम किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फील्ड्स के अंदर काम किया होगा, खेतों के अंदर। तो मैंने फील्ड्स में भी काम किया है। देखो, ऐसा नहीं है कि भाई जो विलेज का बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। ही कैन, बट द थिंग इज लर्न करना पड़ेगा भाई, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सिर्फ हवा में बोलने से नहीं होता है कि यार कर लेंगे, मोटिवेशनल आज स्टोरी सुनिए अब तो कर लेंगे, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की तो ऊपर नीचे कर देंगे, है ना, इंग्लिश तो सीख लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे, है ना। उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला मिथ तो ये दिमाग से हटा देना भाई, आप कहीं से भी बिलोंग करो इंडिया के अंदर, इट डजेंट मैटर। मैटर करता है कि भाई आपके अंदर डेडिकेशन कितना आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, और कितना आप उस चीज़ के लिए वर्क करते हो, है ना। और देखिए भाई, ऑब्वियसली जैसे सबका भाई ड्रीम होता है बचपन से कि आर्म फोर्सेस में जाना, आर्म फोर्सेस में जाना है। जनरली देखो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का क्या सीन होता है, आर्मी चूज करते हैं। इवन आज के टाइम में ऐसा सीन है भाई कि देखो मैं बायस नहीं होऊंगा, बट सिंपल सी बात है यार, एएफएस भी है ना स्लाइटली आपके एसएसबी से डिफिकल्ट है ना। ऐसा सीन है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। तो एएफएस भी स्लाइटली डिफिकल्ट है, तो मोस्टली कैंडिडेट्स, दूसरा ये भी रीजन है कि आर्मी को क्या करते हैं, चूज करते हैं, है ना। क्योंकि एएफएसबी की भाई सीट तक खाली रह जाती है, एएफए की, और सीट्स फुल नहीं होती है, वो भी थोड़ी सी सीट्स होती है। रीजन इज मेडिकल्स एंड एएफएसबी, ठीक। तो एएफएसबी कहीं ना कहीं एसएसबी से आपका थोड़ा डिफिकल्ट है। बट मेरा हमेशा से भाई एक ही ड्रीम था, दैट वाज कि एक ना एक दिन भाई फाइटर उड़ाएंगे, है ना। देखो यार, फाइटर का जैसे किसी को टैंक का शौक होगा, किसी को गन का शौक होगा, वैसे ही मेरे को फाइटर का शौक था। जैसे ही घर के ऊपर से जाता था फाइटर, तो वो जो आवाज होती है, वो जो फील होता है, एक बार आप खुद सोच के देखिए, वो एक अलग ही होता है ना। तो दैट्स वाई आई चोज कि भाई फाइटर ही ज्वाइन करना है, फाइटर स्ट्रीम ही ज्वाइन करना है, अपने को एएफए ज्वाइन करना है, कैसे भी करना है। देखो एएफए तो तब मैं जानता ही नहीं था, मेरे को एएफओस एकेडमी के बारे में पता ही नहीं था, है ना। अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, मेरे को 10th तक ये नहीं पता था भाई कि मेरे को अगर एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है तो मेरे को क्या ज्वाइन करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। 10th में आके मेरे को एक चीज बस पता चली कि मेरे को पहले एनडीए नाम का एक एग्जाम निकालना पड़ेगा, इसके बिना मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब भाई यही था कि एनडीए क्या है, एनडीए तो पहले अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, है ना। देखो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, एवरेज स्टूडेंट था मैं, ठीक है ना। 70+ परसेंटेज रहे हैं मेरे 10th और 12th में। तो एवरेज स्टूडेंट था, तो ऐसा था। वो थोड़ा होता है, कभी कभी ईगो आ जाता है सी, कभी भी लाइफ में ईगो मत रखना, ठीक है ना। ईगो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो लेके ही डूबता है। ओके, और ये मैं इसी चीज से सीखा था। तो क्या है यार, निकाल लेंगे, इसमें क्या है, वो कौन सी बड़ी चीज है। ओके, फिर 11th के अंदर आया एंड 12th के अंदर आया। 12th के अंदर आई डिसाइडेड कि एक तो अपियरिंग के साथ दूंगा मैं, एक उसके बाद में हो जाएगा, एक इसके बाद में हो जाएगा, टोटल 3 अटेम्प्ट होंगे, है ना। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया भाई। ओके, पहला अटेम्प्ट दिया। यू नो व्हाट इसके लिए मैंने कोचिंग ली थी भाई, इसके लिए मैंने कोचिंग ली थी, क्योंकि देखो यार, हमारे एरिया में कुछ अवेलेबल नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे को इवन ये नहीं पता था कि जो जीएस पोर्शन है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे को बस इतना पता था, 2 पेपर होते हैं, इतने इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने इतने मार्क्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता था मेरे को, ठीक। अब साथ में यार साइंस का प्रेशर, साथ में ये, है ना। साथ में इवन एक और चीज़ बता दूं, इस टाइम मैं सिटी में रह रहा था, तो सिटी में रहना पड़ेगा भाई, कोचिंग तो वहीं है, तो खाना वाना बनाना हो गया, है ना। और बाकी ट्रैवलिंग वगैरह, ट्रैवलिंग में ही मेरे को 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि दूर थी थोड़ी कोचिंग। तो इन सब में मेरा टाइम चला जाता था, है ना। अब फिर भी एक अलग ही था कि भाई कर लेंगे क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। एंड ये एक ऐसा मोमेंट था भाई कि मैंने अपनी लिस्ट देखी, आई वो शॉक्ड, यार ये कैसे हो गया, ये मेरे से एग्जाम नहीं निकला, ये एनडीए नहीं निकला। ऐसा था मेरे अंदर उस टाइम, एनडीए नहीं निकला, है ना। आई गेव द सेकेंड अटेम्प्ट, आई गेव द सेकेंड अटेम्प्ट, नहीं निकला।
ठीक, सेकंड भी नहीं निकला। उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया भाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एंड एट द एंड मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट, वो मैंने दिया। और थर्ड अटेम्प्ट मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके दिया था। इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था जो आज के टाइम में मैं सोचता हूँ, है ना। इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट मेरा क्लियर हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फैमिली इशू, कोई फैमिली में उस टाइम ट्रेजेडी हो गई, तो मैं एसएसबी नहीं दे पाया। तो एसएसबी नहीं हुआ भाई। ठीक। अब फैमिली की तरफ से देखो, उस टाइम थोड़ा कोविड वाला सीन हो गया था, तो पापा वगैरह की जॉब चली गई थी, सबकी जॉब चली गई थी। फैमिली का और प्रेशर आने लगा, है ना। अब देखो यार, विलेज साइड में थोड़ा सीन ऐसा ही होता है ना, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। बच्चों पे बचपन से ही प्रेशर आने लगता है थोड़ा थोड़ा। बट फिर भी मेरे फैमिली सपोर्टिव थी। तो मेरे पास एक ऑप्शन था उस टाइम। मैं बनना तो अभी भी ऑफिसर ही चाहता था, है ना। मेरे को सीडीएस के बारे में तब तक पता चल गया था। अब एक बार मैं डिफेंस के इस चीज़ में घुस गया तो भाई चीज़ों मेरे को पता चलने लग गई थी। तब बट एक और एग्ज़ाम था, तब मेरे को पता चला कि भाई एक एसईसी नाम का एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है ये। आपके जो एयरफोर्स के जवान हो गए, आर्मी के जवान हो गए, उनके थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। तो आई थॉट कि यार कमाना भी पड़ेगा घर के लिए, और वो भी करना पड़ेगा, तो जल्दी जॉब पकड़ते हैं ना, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो 3 साल जाएंगे, है ना। साथ में एक और चीज़, मैंने एक ईयर का ड्रॉप ले लिया था इस एनडीए के चक्कर में। 1 ईयर ड्रॉप चल रहा था मेरा। ओके, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो इस 1 ईयर को मैंने यूटिलाइज करने के लिए मैंने किसका दिया भाई, इस बार इंडियन एयरफोर्स XY का दिया। उस टाइम अग्निवीर नहीं था, तो काफ़ी अच्छी ये एंट्री थी, बहुत अच्छी एंट्री थी। सेकेंड चॉइस एनडीए वाले जो फेल होते थे वो यही पढ़ते थे, आज के टाइम में तो नहीं पढ़ते, आई थिंक सो। तो इंडियन एयरफोर्स XY दिया। इसके अंदर मैंने मतलब पूरा डिसाइड कर लिया था। देखो, एक डेडिकेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कि आप अपना सब कुछ लगा दो। सी, मैंने भी फेलियर आपके देखे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर कर लेते हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू क्लियर दी सीडीएस। ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने लाइफ में, रियल में। इन दिस एग्जामिनेशन somehow आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 27। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 27 आई थी, बट आई डिडंट ज्वाइन इट, है ना। देखो, ये बाद में जाके फ्यूचर में जाके कैंसिल भी हो जाता है, बट मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। मेरा मन बन गया था भाई कि जैसे ही मेरा 27 आया, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैंने डिसाइड कर लिया यार, यहाँ पे मैं जाऊंगा अंदर, है ना, फिर 2 साल बाद में एलिजिबल होऊंगा, फिर एसएससी दूंगा, तब जाके मैं ऑफिसर बनूंगा। इससे बेटर है ना कि मैं 2-3 साल यहाँ और चिल करके एकदम मस्त पढ़ के उसके सीडीएस के अंदर ले लूँ, है ना। और वहाँ पे मेरे को फ्लाइंग मिल जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ एसएससी में आर्मी मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया भाई, ये वाला मैंने ड्रॉप किया आइडिया, और आगे जाके ये कैंसिल भी हो जाता है। आपके गवर्नमेंट के जो भी झमेले वगैरह हैं, जुमलाबाजी तो चलती है उसी चक्कर में कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद में फाइनली देखो, ये जो 1.5 ईयर था मेरा, जो ग्रेजुएशन वाला था, ये मैंने बर्बाद नहीं किया। यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था। पता है मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट ये था इस टाइम कि मेरे को टॉप 10 एयर में आना है। मेरा टारगेट एयर 1 कभी था ही नहीं। हाँ, मेरा टारगेट ये जरूर था कि मेरे को टॉप 10 एयर में आना है, कैसे ना कैसे करके आना ही आना है। ठीक है जी। इसके बाद में देखो, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट सीडीएस का, रिटर्न क्लियर। ओके, एफकेट का भी दिया, रिटर्न क्लियर। बट द थिंग इज, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, है ना। और मेरे को कॉलेज वाले भाई बोनीफाइड नहीं दे रहे थे। मेरी कॉलेज अलग ही सीन था, बोनीफाइड नहीं दे रहे थे। तो उस चक्कर में मैं एक एक एंट्री में गया, दोनों में से एक में गया था शायद, एफकेट वाले में गया था, उसका एसएसबी पहले था, एएफएसबी। मैं गया तो मेरे को डॉक्यूमेंट आउट ही कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद में अगेन आपका ईयर आता है सीडीएस, और सीडीएस वाला, है ना, सीडीएस 2 2023 वाला। सीडीएस 1 आता है शायद, सीडीएस 1 2023। उसमें मैंने क्या किया था, आपके सीडीएस अगेन क्लियर किया, और एफकेट भी मेरा क्लियर था, है ना। एफकेट भी मेरा क्लियर था। अब यहाँ पे थोड़ी स्टोरी सुनो, क्या सीन था। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या सीन था। मेरा जो सीडीएस का एसएसबी था, एएफएसबी था। एएफएसबी कहाँ था? गांधीनगर। कहाँ पे? 3 एएफएसबी गांधीनगर। ठीक है जी।
ओके। अब 3 FSB गांधीनगर था, ये आई थिंक था 5 सितंबर को। ओके। और 4 सितंबर को क्या था भाई, 4 सितंबर को था आपके CDS का एग्जामिनेशन, अगले वाले CDS का एग्जाम, है ना, 4 सितंबर को उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, 2023 की बात है। अब देखो भाई सीन ऐसा था, मेरी जो विलेज है वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर मेरे को रिटर्न देने जाना था, मतलब 6-7 घंटे का रास्ता था। इसके बाद में ये जो जयपुर है, जयपुर में था, ठीक। जयपुर से मेरे को अगले दिन सुबह 6:30 की क्या थी, AM की रिपोर्टिंग थी, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में, जो कि दूसरे स्टेट में है, लगभग 1201 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या दिया भाई, एग्जाम दिया सुबह 9 से लेके 5-6 PM तक, जितने भी होते हैं आपके 3 एग्जाम होते हैं एक दिन के अंदर, वो तीनों एग्जाम दिए। इसके बाद में मैंने रात को फ्लाइट पकड़ी, और रात को लेट थी वो फ्लाइट। उसने हमें छोड़ा लगभग 2-3 AM, या तो 2 बजे या फिर 3 AM, दोनों में से 1 बजे छोड़ा था, है ना, 3 बजे छोड़ा था। लगभग 4:30 बजे तक हम जो स्टे वाली जगह थी, एक्चुअली एक मंदिर है वहाँ पे, उसमें स्टे किया था हमने ने। सोचा क्या ही खर्चा करते हैं अब, है ना, क्यों ही खर्चा करना फालतू में, कोई होटल वोटल बुक किया हुआ था नहीं भाई, ठीक है। और फ्लाइट भी इसी कारण बुक की थी, बिकॉज पहुंच नहीं पाता, मेरे को ये एग्जाम भी देना था, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, इन केस मैं यहाँ रिजेक्ट होता हूँ तो वापस तो कर पाऊँ, ठीक। तो वहाँ पे हमने स्टे किया, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, और जैसी, मतलब सोने का तो टाइम मिला ही नहीं था, आधा घंटा मिला था, उसमें क्या ही सोते। जैसे ही हुआ फिर हम वहाँ पे चले गए, आपके रिपोर्टिंग पे चले गए, और फिर रिपोर्ट करके फाइनली वहाँ से क्या हुआ, आपका रिकमेंड हुआ, एंड इन दैट आई गोट ऑल इंडिया रैंक 1। अब मैं बताता हूँ फिर भी मैं ज्वाइन क्यों नहीं कर पाया, इवन आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 1। सिर्फ पहले मैं बात करता हूँ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई UPSC CDS, है ना। ये जो CDS 1 2023 था, इसके लिए मैंने प्रिपेयर कैसे किया, देखो कुछ आपको गोल्डन पॉइंट्स बताता हूँ प्रिपरेशन के लिए। तो पहली चीज़ तो आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि भाई Air 1 कोई भी ला सकता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाकू लड़का है वही ला सकता है, कोई भी ला सकता है। पढ़ाकू बना जाता है भाई, बचपन से कोई पढ़ाकू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप NDA या फिर CDS जैसा एग्जाम कर रहे हो प्रिपेयर, तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई सा भी एग्जाम कर रहे हो वैसे तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बट ये ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम है जिनको तो स्ट्रेटेजी के बिना आप कर ही नहीं सकते भाई क्लियर। अगर आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है फिर तो हो सकता है कि आप बार बार क्लियर कर दो, क्योंकि आपको वो स्ट्रेटेजी पता होती है। बट अगर आप फ्रेशर हो, या फिर आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, तो यार बहुत दिक्कत वाली बात है ना। अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी। सी मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, है ना। सी मेरे को CDS NDA में बहुत एक्सपीरियंस है। फर्स्ट थिंग, मैंने इतने साल प्रिपेयर किया, है ना, मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई, और अभी तक मैंने जितने भी CDS दिए हैं, FCAT दिए हैं, सब क्लियर किए हैं, और FCAT के अंदर मेरे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में 200+ स्कोर है। सेकेंड थिंग इज कि अभी मैं पिछले 1 ईयर से पढ़ा भी रहा हूँ, 1.5 ईयर से, है ना, एंड इन दैट ऑल्सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ सिलेक्शन। तो इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बदौलत ही मैं चीज़ें कहता हूँ, ठीक है ना। और मैं सिर्फ दो पर्टिकुलर 3 एग्जाम पे फोकस करता हूँ, FCAT, CDS, NDA, है ना, और एक CAPF के पेपर 1 पे। तो लिमिटेड पे मैं फोकस रखता हूँ, तो इनका पैटर्न ही एनालाइज करता हूँ मैं, SSC वगैरह इनके एनालाइज नहीं करता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा एक ही पॉइंट है भाई कि इस फील्ड में वर्क करना है बस, बिकॉज आई लाइक इट, ठीक। देखो गोल्डन पॉइंट स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं CDS का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। अब CDS में देखो भाई, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ पहले तो। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को अपन क्या कर सकते हैं भाई, 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में, एक तो रीडिंग पोर्शन में, एक आपके वोकेब में, और एक आपके ग्रामर में, ठीक। नाउ सी मैंने पर्सनली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, वोकेब के पीछे मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं वोकेब से। मतलब उनका स्कोर आ रहा है 40, 50, 30, ठीक। और बोलते हैं मेरे को क्या बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे एडवाइस लेते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मेरे से एडवाइस लेते हैं कि सर वोकेब में स्कोर नहीं आ रहा है, और उनका वोकेब मान लो 30 क्वेश्चन है, स्कोर आ रहा है भाई 15, 17।
अभी भी बोल रहे हो वोकेब में नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार वोकेब को छोड़ दे, रीडिंग को कर ले, ग्रामर को कर ले। ग्रामर भी चलो ठीक है, रीडिंग को कर ले भाई। रीडिंग आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% पोर्शन आता है। आपका PQRS, S1 S6, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सारे आपके रीडिंग के पार्ट है ना। तो आप फिर भी वोके पे वर्क किए जा रहे हो, वर्क किए जा रहे हो, वर्क किए जा रहे हो, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा यार। उससे क्लियर नहीं होगा एग्जाम। ओके। अच्छा, एक और सबसे बड़ा मिथ है, 100% सब कुछ कवर कर लो, 100% सब कुछ कवर कर लो। और ये सबसे ज्यादा एडवाइस पता है कौन देता है? एक फेल्ड स्टूडेंट, ज्यादा देखा है मैंने 1 साल के अंदर ही देख लिया। फेल्ड स्टूडेंट्स ये एडवाइस बहुत देते हैं, जिसने कभी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। यार 100% नहीं पढ़ पाओगे आप। 6 महीने के आपको CDS प्रिपरेशन में कितना टाइम मिलता है? 6 मंथ मिलता है। आपको UPSC की तरह 1 साल नहीं मिल रहा है, 1 ईयर नहीं मिल रहा है, समझे ना। और दूसरा आप बोलते हो कि CDS का लेवल आ रहा है UPSC जैसा, CSE जैसा, पिछले 2 पेपर। एक बार ना, एक काम करना, जो जो ये बोल रहे हैं उनको भी दिखाना और खुद भी देखना, एक बार UPSC का पेपर उठा के देखना, ठीक है ना। और मेरे को बताना कि साइंस के कितने क्वेश्चन कर दिए, ठीक। फिर मेरे को बताना जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन कर दिए, और फिर मेरे को बताना कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन कर दिए आपने, ठीक। उसके बाद में बात करेंगे अपन। और सेम उसी साल का CDS का भी उठा के देखना और सेम चीज अप्लाई करना। ओके। ये उनके लिए जो प्रिपेयर करते हैं, जिसने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है वो यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखो रियलिटी बता रहा हूँ, ईगो पे मत लो। अपनी प्रिपरेशन को, आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके। जो चीजें मैंने फॉलो की है वो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ठीक। तो पहली चीज तो ये फोकस करना आप। तो यार पहली बात तो UPSC CSE से आप कंपेयर मत करो CDS को, ठीक है ना। ओके। जहाँ पे UPSC CSE में आपके पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में आपके शेयर मार्केट से वगैरह से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, CDS में पूछ ही नहीं रहा है भाई। तो आप कैसे कर सकते हो कंपेयर? किस बेसिस पे कर सकते हो? UPSC CSE के साइंस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, साइंस एंड टेक के आते हैं क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, स्पेस हो गई, इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये जो आप 9-10 की NCERT पढ़ के जाते हो ना, इसके अंदर CDS के अंदर, इससे नाक के बराबर क्वेश्चन आता है, नाक के बराबर। अगर ऐसा होता तो भाई हर कोई नहीं निकाल लेता क्या CSE का प्री? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये कंपैरिजन छोड़ो। CDS का लेवल अपना है, UPSC CSE का लेवल अपना है, ठीक है ना। तो पहला कंपैरिजन तो आपको ये छोड़ दें। दूसरा देखिए, मैं GS की आपको बात करता हूँ कि GS मैंने कैसे प्रिपेयर किया, है ना। अब देखो पहले साइंस की बात लेता हूँ, साइंस मैंने कैसे प्रिपेयर किया। देखो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2 तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इधर आप न्यूज़पेपर से करो या फिर आप किससे करो भाई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप कोई बुक रीडिंग से करो। अब बुक ऐसे ऐरे गैरी मत पढ़ना, कुछ अच्छी बुक पढ़ो कि आपको कुछ सीखने को भी मिले, ठीक। इनसे आप इंप्रूव कर सकते हो। न्यूज़ ज़्यादा बेटर सोर्स है क्योंकि उससे वोकेब भी आपको सीखने को मिलेगा और आपका करंट अफेयर्स भी क्या होता है, अपडेट होता है। अब न्यूज़ में भी पढ़ो तो भाई सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है ना। ओके। सेकंड, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ भाई, करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से कवर मत करो। दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप न्यूज़पेपर का, आपका ये टारगेट है कि मेरे को करंट अफेयर्स करना है, तो भाई बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप वन शॉट देखो, है ना। आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे, बहुत से, मैं मेरा खुद का नहीं कहूंगा, बहुत चैनल मिल जाएंगे YT के ऊपर, कवर करो वहां से, ठीक है। ओके। दूसरा आता है भाई सबसे बड़ा चैलेंज, GS। GS से सबको डर लगता है ना। उसी जो मैंने पढ़ा है, और इवन देखो मैंने जो फर्स्ट आपका प्रिपेयर करवाया है ना, CDS 1, CDS 1 नहीं सॉरी, CDS 2, CDS 2024 का फर्स्ट बैच था आपका। उसमें लगभग 71+ क्वेश्चन आए और वो लाइन टू लाइन छपके आए हैं। अब क्या वो ऐसे ही आ गए क्या हवा से उड़ के? अगेन यार एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आता क्या है, एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ये मैटर करता है। ऐसा थोड़ी है मैं कि हर कुछ पढ़ा देता हूँ बैच के अंदर, कोर्स के अंदर, या फिर YT के ऊपर आपके पढ़ा रहा हूँ, हर कुछ पढ़ा रहा हूँ। क्यों छपते हैं वो क्वेश्चन, क्यों आते हैं, रीजन क्या है? रीजन है भाई एक्सपीरियंस, कि आप कितना एनालाइज कर रहे हो पेपर को,
अब ये आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते हो, बस मेहनत लगेगी, है ना। अब जैसे देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन लेते हैं, जैसे साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और हिस्ट्री हो गया। मेन आपके पार्ट यही है, पेपर के पार्ट। एनवायरनमेंट वगैरह इतने नहीं है, इतने भी ज़्यादा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल इग्नोर कर रहे हो आप, क्योंकि हवा बना दी है यूट्यूब पे। एक पेपर टफ आया, सिर्फ एक पेपर, और क्या हो गया, पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। सिर्फ एक पेपर से पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। और मैंने बोला था उसके अगले पेपर में, 2021 वाला आया था ना, सॉरी 2021 नहीं, सॉरी, CDS 1 आया था आपके, CDS 1 2024। मैंने बोला था CDS 2 2024 में ऐसा नहीं होगा, और नहीं हुआ। अब एक चीज़ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पेपर है CDS 1 2019, ये उठा के देखना एक बार। 2119 है क्या बता, CDS 2 है, दोनों में से एक पेपर है, या फिर 18 है। ये पेपर उठा के देखना, और एक ये उठा के देखना, CDS 1 2024। ये जो दोनों पेपर का जो लेवल है ना, सेम है साइंस का, सेम ऑलमोस्ट। और इससे पहले भी एक और है, मेरे को ईयर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आपके 2013 समथिंग के ईयर के अराउंड है। तो ये देखो, ये यूपीएससी का ट्रेंड है, हर 5-6 साल बाद करता है। अब एक बार इस टाइम कर दिया तो वापस नहीं करेगा। पीछे अगले 2-3 पेपर में लीस्ट एक्सपेक्टेड है, देखो ये प्रोबेबिलिटी होती है ना। ये अपने अजम्पशंस होते हैं। अब अजम्पशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ साइंस प्रिपेयर कर ली, बाकी सब छोड़ दिया, ये होती है बेवकूफ़ी, है ना। तो साइंस को यार अच्छे से करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके लिए एनसीईआरटी सिर्फ दो ही फॉलो करनी है आपको, 9th + 10th, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जो आपके 11th के टॉपिक्स है उनको आप पीवाईक्यू से कवर करो, पीवाईक्यू से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 11th 12th के आप एनसीईआरटी पढ़ने लग गए। ओके, ठीक है जी। फिर दूसरा आता है भाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स का कुछ भी हो सकता है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, टफ आ जाता है पेपर, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स जितना करो उतना कम है, ये समंदर है भाई, इसके अंदर डुबकी लगा लो। इकोनॉमिक्स आपके बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज्योग्राफी के अंदर लिमिटेड टॉपिक्स पूछता है, जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो अर्थक्वेक हो गया, है ना, आपका वोल्केनिज्म हो गया, आपके क्लाउड्स हो गया, क्लाउड्स वाला प्रेसिपिटेशन वाला पूरे चैप्टर मान लो, है ना। रॉक्स आपसे पूछ लेता है, रॉक्स आपसे पूछ लेता है, सोइल आपसे पूछ लेता है, क्रॉप्स आपसे पूछ लेता है ना। तो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि फिक्स है भाई। जैसे कोपन क्लाइमेट हो गया आपके, फिक्स है, कोपन क्लाइमेट फिक्स है। रिवर्स हो गया, रिवर्स से 4-5 क्वेश्चन आ गए थे इस बार। ये टॉपिक फिक्स होते हैं, इनसे आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन करके आ सकते हो एग्जाम के अंदर। अब पॉलिटी एक अलग ही है, वो अलग ही चल रहा है आपके सीन एग्जाम के अंदर, है ना। पॉलिटी से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, अभी तो ऐसा सीन है कि बहुत कम पूछ रहे हैं। बट एक बात मेरी हमेशा, एक ही बात याद रखना, जिस दिन भैया पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए ना सीडीएस में वापस, उस दिन दिक्कत बहुत होगी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाया करो इसको। अब पॉलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर मत करो, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाओ आप, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रीएम्बल हो गया, पंचायत म्यूनसिपलिटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, डीपीएसपी हो गया, एफडी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ, गवर्नर हो गया आपका, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। ओके, हिस्ट्री। अब एक ये बहुत मैंने देखा है, बच्चे बोलते हैं कि हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हिस्ट्री बहुत खतरनाक चीज़ है, हिस्ट्री को करके ही जाना पड़ेगा। आपको एक खुद मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एग्जांपल नहीं, फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है, अभी तक इंक्लूडिंग द ईयर 1 एग्ज़ाम, मैंने जितने भी सीडीएस दिए हैं सारे निकाले हैं, और एक के अंदर भी मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा ओटीए नहीं निकला और बहुत अच्छे स्कोर से निकला है ना। और सब के अंदर मैं हिस्ट्री रिवाइज करके नहीं गया हूँ एक भी एग्जाम के अंदर, बाकी रिवाइज करके जाता हूँ, हिस्ट्री मैंने आज तक रिवाइज नहीं की है। हाँ, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ मेरे को मॉडर्न अच्छी लगती है, एक बार पढ़ी है मैंने, बट वो भी मेरे को इतनी हेल्प नहीं की एग्जाम के अंदर, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पिछले 3-4 पेपर देखोगे ना हिस्ट्री के, उठा के देख लेना,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ऐसी ऐसी जगह से पूछे हैं कि समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है ना। अगर मान लो आप 22 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप हिस्ट्री के तीन तीन पार्ट्स करके जा रहे हो, तीन नहीं सॉरी चार, है ना, आर्ट्स एंड वो भी आपका आर्ट एंड लिटरेचर वाला, अगर ये आप इतना करके जा रहे हो, आर्ट एंड कल्चर वाला भी करके जा रहे हो, तो इसमें अगर आप चार पांच क्वेश्चन कर पा रहे हो तो भाई बहुत खराब सीन है ना ये तो। और हिस्ट्री में क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट बिना, तो आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं, एक स्टेटमेंट इधर उधर, आपका क्वेश्चन गलत, है ना। देखो अगर आपका ये सब कवर है ना, मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री आप इग्नोर करो, अगर आपका ये सब कवर अच्छे से आता है आपको सब, तो आप हिस्ट्री कवर करो, वरना हिस्ट्री को हाथ मत लगाओ तब तक। अगर आप जब तक आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तब तक हाथ मत लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स है ना हिस्ट्री के बजाय बहुत इजी है। ईगो पे मत लो चीजों को, ईगो पे लोगे तो कहीं कहीं के नहीं रहोगे, समझे ना। तो ईगो पे मत लो। देखो हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना नहीं होता है, आपके बेस्ट सब्जेक्ट आप चूज करो। किसी का हो सकता है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो, किसी का हो सकता है साइंस बहुत अच्छा हो, आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो, जियो अच्छा हो। अगर आप तीन भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट एटलीस्ट आई विल से कि ये चार सब्जेक्ट पे तो अभी फोकस करो, जो पैटर्न चल रहा है, जैसा अभी करंट में पैटर्न चल रहा है। अब पॉलिटी से पता नहीं किस दिन धड़ाम से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। हिस्ट्री के अंदर करो तो मॉडर्न ट्राई कर लो, मॉडर्न आप ट्राई कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री में रटना भी बहुत है, और आपके पास कितने मंथ्स है, सिर्फ 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स में कोर्स भी कवर करना और लर्न भी करना, रिवाइज भी करना, मॉक्स भी लगाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको सिलेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी सिलेक्टिव ही पढ़ाई की है, हर एक चीज नहीं पढ़ना होता है भाई। यूपीएससी सीएससी की कर रहे हो तो उसकी करो ना फाउंडेशन के साथ, 1.5 साल दो, 2 साल, 2 साल दो अच्छे से, उसके बाद में करो, है ना। मैंने सिर्फ ये सब सोर्स फॉलो करके आपके क्या किया है, ईयर 1 सिक्योर किए, ठीक है ना। अभी देखो मैंने फॉलो कहाँ कहाँ से कौन सी चीज की है वो भी आपको बताता हूँ, है ना। मैंने क्या क्या फॉलो किया था जिसमें मेरी ईयर 1 आई थी, उसके बाद तो देखो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, मैं पढ़ना ही छोड़ दिया हूँ उसके बाद में। हाँ जो पढ़ाता हूँ अभी तो और ज़्यादा नॉलेज रहता है, बाकी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। देखो मैंने एक और चीज़ बताता हूँ आपको, पहला सीडीएस दिया था ना, उसके बाद में ये जो सेकंड सीडीएस दिया था ईयर 1 वाला, ईयर 1 वाला दिया था ना, इसमें मैंने पढ़ाई बहुत कम की थी, लिटरली बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एक बार आपने क्लियर कर लिया ना, एक्चुअली वो स्ट्रेटेजी आपकी काम कर जाती है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी होती है, तो वो अपने आप चीज़ें फिर काम करती है अपने आप। ओके। और यही चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ अभी जो आपको पढ़ाता हूँ, इवन जो बैच वाले जितने भी देख रहे हैं भाई वीडियो को, वही चीज़ें अप्लाई करता हूँ। इसीलिए मैं आपको साइंस इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, और जियोग्राफी इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पे देखिए मेरे सोर्सेज क्या क्या थे। ओके। देखिए एक ये भी आता है कि कोचिंग लिए है या नहीं लिए, है ना। देखो आप, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आप अपने आप को लाइन पे रख सकते हैं, है ना, अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, अपने आप से सोर्सेस एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो आई विल से यू डोंट नीड कोचिंग, नो नीड ऑफ कोचिंग, कोचिंग की जरूरत नहीं है भाई। ओके। अगर आप नहीं कर सकते हो, आपके पास पैसे हैं, तो आई विल से इन्वेस्ट इट इन ए राइट डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे भी आप पैसे बहुत बर्बाद कर देते हो, है ना। तो राइट डायरेक्शन में उसको आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। बट इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका पूरा बेनिफिट लो, उसको एकदम सही तरीके से आप क्या करो, फॉलो करो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो सपोज करो आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, मेरा बैच ज्वाइन करते हैं, ईयर 1 है, अब तो पेपर क्लियर है, तो वो आपकी सबसे गलत सोच है। अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो ना, उसने इतने एग्जाम निकलवा दिए हैं, मेरा भी निकल जाएगा, रिजल्ट के पीछे जा रहे हैं, वो भी गलत है। डोंट गो आफ्टर दैट। सी ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट्स लगाते हो, एफर्ट्स तो आपके ही लगेंगे ना, है ना भाई। ओके। एफर्ट्स तो आपके ही लगेंगे। देखो चाहे आपको कौन सी भी थाली दे दूं, सोने की दे दूं, कौन सी भी दे दूं, है ना, अब खाना तो आपको ही पड़ेगा ना उससे उठा के, जो भी मैं उसके अंदर परोसूंगा आपको। तो वही बात है भाई, थाली कोई सी भी हो, एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना।
ओके, नाउ सोर्सेज देखो। एक बार ना एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने मेरे को एक स्कॉलरशिप भी मिली थी एक टाइम में, तो मैंने लाइक बायजूस में एक बार दिया था एग्ज़ाम, तो मेरे को काफ़ी स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बायजूस था, अभी तो है नहीं आपका, है ना? तो मैंने बायजूस में भी भाई एक बैच देखा था, और बायजूस का बैच मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए देखा था, मैथ्स के लिए, है ना? मैं मैथ्स और अच्छा करना चाहता था, अपना एकदम बेस्ट बनाना चाहता था, जो कि आज है मेरा मैथ्स, काफ़ी अच्छा मैथ्स है मेरा। तो इसलिए मैंने बायजूस पे क्या किया था, मैथ्स फॉलो किया था उस टाइम सिर्फ, बाकी चीज़ें मैं फॉलो नहीं करता था बिल्कुल भी, है ना? दूसरी एक और चीज़ फॉलो करता था मैं उनकी, वहाँ पे एक आपके जीटीओ एक्स जीटीओ थे, वो पढ़ाते थे एसएसबी के अंदर, वो भी मैंने फॉलो किया था। ओके, अब नाउ ये कोई प्रमोशनल नहीं है भाई, पहली बात तो बायजूस है ही नहीं अब तो कोई प्रमोशनल नहीं है ये, ठीक है ना? जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, ठीक? तो मैथ्स का मैं आज भी वही सोर्स कर फॉलो करता हूँ, एंड वही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने खुद से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फॉलो की है। जैसे एक मैंने आर एस अग्रवाल पहले फॉलो की थी, अब मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आर एस अग्रवाल आप करो, है ना? पहले मैं बोलता था, अब आई विल से कि आप ना, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट से पढ़ो, और पिछले 4 से 5 साल के पेपर प्लीज जरूर लगाओ, PYQ पेपर। और ये एक बार मत लगाओ, कम से कम 3 बार लगाओ, कम से कम, विथ टाइमर, है ना? पहले तो विथ टाइमर मत लगाना है, पहले 1-2 बार में, जो लास्ट बार आप लगाते हो तो विथ टाइमर लगाओ कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, उसके बाद में मॉक लगा लो, बस इनफ है। मैंने बस इतना ही फॉलो किया, और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, ठीक है जी? बट जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ना मत, उनको ट्राई करना। सेकंड सेकंड मैं बात करता हूँ मेरी साइंस की। देखो, मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो साइंस में मेरे को इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई, है ना? मैंने सिर्फ 9th प्लस 10th की एनसीईआरटी पढ़ी खुद से, ओके? उसके अलावा मैंने बस प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के अलावा मैंने कुछ नहीं किया साइंस में, ठीक है जी? ओके। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी की मेरे पास एनडीए वाले तब के नोट्स थे, उनको मैंने अपग्रेड किया, है ना? एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी फॉलो करो, 11th एनसीईआरटी, ठीक? और मैंने नोट्स फॉलो किए, ठीक? उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, है ना? अब तो वो नोट्स भी मेरे को रद्दी लगते हैं, तो अब मैं बैच में पढ़ाता हूँ, वो अलग चीज़ पढ़ाता हूँ, अब मैं अपने नोट्स से नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? क्योंकि वो उस टाइम के लिए ठीक थे। देखो, एक आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, खुद को अपडेट करते रहना पड़ता है ना? तो मैं चीज़ों को अपडेट, आपको भी बोलूँगा, चीज़ों को अपडेट करते रहो, है ना? ऐसा नहीं है कि इस बार आपने जो पढ़ लिया वही अगली बार आएगा, तो कुछ नया है तो उसको अपडेट करो और अच्छा बनाने की कोशिश करो। इवन आपने मेरी क्लासेस में भी देखा होगा वाईटी की, मैं चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक? तो अपडेट करो खुद को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मिस करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आज। देखो, एक तो 11th एनसीईआरटी तो करो ही, एक 12th की यार एनसीईआरटी है, वो भी फॉलो करो, है ना? 12th की एनसीईआरटी है, वो भी फॉलो करो। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस एक इकोनॉमी से रिलेटेड, आपकी ह्यूमन इकोनॉमी ऐसे ऐसे करके कुछ किताब है, वो भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपके पॉलिटी। पॉलिटी में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ो यार, वो है लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपकी ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से किया, अब ये बाकी सब चीज़ों का तो सोर्स मेरा यही था, है ना? मैंने ये सारी चीज़ें सेल्फ से पढ़ी है, कोई और कोचिंग नहीं ली थी, बायजूस एक थी। इसके अलावा मैंने कहीं और से कोचिंग नहीं की है ना? बाकी 100 बातें हुई, ठीक है? देखो, करंट अफेयर्स का बात करूँ तो करंट अफेयर्स मैं मल्टीपल इसमें क्या करता था, स्ट्रेटेजी लगाता था। एक तो देखो, मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं एप्लीकेशंस क्या करता था, डाउनलोड करके रखता था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इनको पढ़ता था एक तो, है ना? इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखता था, मतलब इनके नोटिफिकेशन आते थे तो मैं अपडेट होता रहता था, ठीक? दूसरा मैं क्या करता था भाई, दूसरा मैं करता था, लाइक मेरे को कहीं पे भी कुछ भी कंटेंट मिल जाए करंट अफेयर्स का, वो मैं पढ़ता था, है ना? और कुछ सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ वाईटी चैनल्स भी फॉलो करता था, कुछ वाईटी चैनल्स भी इसके लिए फॉलो करता था, करंट अफेयर्स के लिए, ओके? ओके, जैसे आपके काफ़ी अच्छे अच्छे यार वाईटी चैनल्स है करंट अफेयर्स से, है ना? जैसे आप पढ़ सकते हो, आपके वजीराम वाला है, आईएएस वाला, वो आप पढ़ सकते हो, अच्छा चैनल है ना? आप सीडी जर्नी भी इसमें देख सकते हो करंट अफेयर्स में, वो भी अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं,
ठीक, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और भी अच्छे अच्छे चैनल है, अब तो मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है कहीं से पढ़ो, है ना। करंट अफेयर्स तो देखो ऐसी चीज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं भाई, आपका फाइनली आता है, इससे पहले आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से एक किताब है भाई, वो पढ़ो, प्लस बजट पढ़ो, प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट आती है ना। अभी जैसे अभी वाली साइकिल के लिए आपके 25 जैन में आएगी, वो वाली पढ़ के जाना, मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन कुछ तो देखो बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं आएगा, कुछ तो बाहर आएंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से छपते हैं आपके, ठीक है जी। ये सेल्फ सोर्स बता रहा हूँ आपको, ओके, जो मैंने भी फॉलो किया। इसके अलावा लास्ट रहता है भाई आपका हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री के लिए ना अलग अलग सोर्सेस है, आप तमिलनाडु के एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो एक तो, ओके, ठीक। एक आप देखो क्या फॉलो कर सकते हो भाई, स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो मॉडर्न के लिए, स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। इसके अलावा आप 12th की जो एनसीईआरटी है वो भी फॉलो कर सकते हो, ओके। बट आई विल से ये चीज़ें फॉलो करो ना लास्ट में करना, एकदम लास्ट में। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक। तो ये सारे सोर्सेज थे यार मेरे फॉलो करने के। अब इसमें देखो मैं सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करता था, अब सबसे ज़्यादा फोकस देखो मेरा मैथ्स में था, जिसको इग्नोर करते हैं अगेन बच्चे, है ना। साइंस में मेरा यही सोर्स था, ज्योग्राफी का मैं यही सोर्स फॉलो करता था, पॉलिटी का यही करता था, करंट अफेयर्स का यही करता था। इन दो पे मैंने कम फोकस किया था, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके पिछले 2-3 साल से क्या बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ी है, उससे उससे पहले नहीं थी, ओके। तो इकोनॉमिक्स पे मैंने थोड़ा किया था, तो अब मैं इकोनॉमिक्स पे भी कहूँगा कि आपको पूरा इसके ऊपर फोकस रखो। हिस्ट्री आप फिर भी कम रख सकते हैं, ओके। बट बाकी ये सब चीज़ें यार अच्छे से करके जाओ, अगर आप सेल्फ से कर रहे हो, ओके। अभी के लिए मैं आपको कुछ और दे देता हूँ कि आप अगले एग्जाम के लिए क्या क्या ध्यान रखें, क्या क्या पढ़ना है। देखो ये कर लो, मैं आपको जो टारगेट्स दे रहा हूँ डेली वो कर लो, प्लस मैं आपको जितनी वाईटी पे क्लासेस करवाई हूँ, वाईटी वाली वो कर लो यार, प्लस वन शॉट करवाऊँ ना, इस बार अलग करवाऊंगा थोड़ी, वन शॉट करके चले जाना बस। इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी प्रैक्टिस कर लेना। इस बार जो वन शॉट करवाऊंगा ना वो सबसे अलग होगी आपकी वाईटी के ऊपर, सबसे अलग, और सबसे अलग मतलब सबसे अलग। एंड यू ऑल नो कि मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो वो अलग ही होता है, ठीक है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई से भी चैनल से कहीं से भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई बेट यू ये आपको सबसे बेस्ट भी लगेगी, ठीक है ना। बस वेट करना, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट आएगा मज़ा, ओके, ठीक। तो ये सारे सोर्सेज थे जो आपको भी यार फॉलो करने चाहिए, ओके। अब इसके बाद में आती है यार बात आपके एसएसबी की। देखो एसएसबी की तो वैसे मैंने आपको पूरा एक फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर रखा है यार, है ना। फ्री एसएसबी कोर्स आपको प्रोवाइड कर रखा है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ पे आप फ्री कोर्सेज के अंदर जाके देख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे रिकमेंड भी हुए हैं उस कोर्स को देख के, आप भी देख सकते हो, ठीक है जी। बाकी देखो यार मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन थोड़ा बता देता हूँ। डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कोचिंग चले जाते हैं कोई ना कोई, है ना। देखो यार कभी भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो डायरेक्ट कोचिंग मत जाओ। सी मैंने कोचिंग की है वो ऑब्वियसली आपके आसपास से की है, अब मेरे से आई डोंट नो कि क्या मेंटेलिटी है। बच्चे यही पूछते हैं सिर्फ कि आपने एसएसबी की कोचिंग कहाँ से की। यार एसएसबी की लिटरली वैसे बताऊं तो कोई कोचिंग नहीं होती है ना। ये जो आप ऑफलाइन जाते हो, ऑफलाइन में भाई कोचिंग नहीं होती एक्चुअली। ऑफलाइन में ज़्यादा फोकस होता है असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट, असेसमेंट समझते हो ना, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी आप में ऑल क्यूज आप कहाँ ले कर रहे हो, वो मैटर करता है। आई विल से जब भी एसएसबी की प्रिपरेशन करो पहले प्री प्रिपरेशन करके जाओ। प्री प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट टू डू, क्या करना है, हाँ। और तीसरा आपको पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू डू, ठीक। एंड चौथा आपको पता होना चाहिए भाई व्हाट आई हैव टू डेवलप। अगर आपने ये कर लिया है, इसके बाद में आप कोई कोचिंग जाइए, एवरी कोचिंग इज ओपन फॉर यू, इवन द अफवा इज गुड वन, अफवा आप जा सकते हो, ठीक है ना, ओके। मैंने असेसमेंट के लिए मैं वहीं गया था, ओके, मेरा असेसमेंट वहीं हुआ था।
एंड काफ़ी अच्छा असेसमेंट था मेरा। आउट ऑफ वहाँ पे 200 कैंडिडेट्स थे। तो देखो मैं खुद पहले से प्रिपेयर करके गया था अपने आप को, तो 200 कैंडिडेट्स थे। आई वॉज द ओनली कैंडिडेट इन दैट बैच कि मेरे को तीनों एसेसर ने क्लियरेबल दिया था, तीनों ने। और वो एक अलग, तो वहाँ की एक चर्चा भी रही थी। ओके, तो आप अफवाह जा सकते हैं कोई और अच्छी कोचिंग, आजकल तो बहुत सारी कोचिंग है भाई, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये फ्री एसएसबी कोर्स देख के जाना, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा आपसे। आप देख के जाओगे, आप जो आगे पैसे लगाने वाले हो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है ना भाई? ओके, तो एसएसबी की बाकी मैंने सारी डिटेल्स इसके अंदर आपकी शेयर कर रखी है, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स है वो एसएसबी के बारे में ध्यान रखना भाई। चार तो ये गोल्डन पॉइंट्स, ठीक। और देखो गोल्डन पॉइंट्स क्या है आपके, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है ना। ये कोई आपका एग्जाम नहीं है एसएसबी, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा, एक मिस्टेक करते हो आप लोग, आप रिटर्न क्लियर होने के बाद में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। आई विल से साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दो, खुद के लेवल पे चीजों को जानना स्टार्ट कर दो, है ना। और एक जगह से चीजें मत फॉलो करो, एक जगह से चीजें मतलब वाईटी से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, देखो कोई कोर्स से कर रहे हो, जैसे यहाँ से कोर्स से कर रहे हो या फिर कहीं और से कोर्स से कर रहे हो, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाईटी से आप कर रहे हो ना यार, वाईटी से थोड़ा बच के रहना, आपको मिथ्स बहुत मिलेगी, है ना। कुछ नो सीखिए भी मिलते हैं और कुछ बहुत एक्सपीरियंस्ड भी मिलते हैं। अब आपकी किस्मत है ना, आपको कौन सा मिल रहा है भाई, है ना। तो वो भी मैटर करता है। ओके, तो राइट थिंग्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना भाई? ओके, तो इस चीज़ पे भी फोकस करना। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई हैवंट जॉइन द एकेडमी। देखो जिस दिन मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था ना, ऑल इंडिया रैंक 1, पहले तो मेरा मेडिकल्स हुआ, प्री मेडिकल्स है ना। वो प्री मेडिकल्स में वो मेरा हुआ था आपके बैंगलोर में हुआ था। तो उनमें मेरे पे सब में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को एक आपका क्या मिला था, टीआर मिला था, टेम्पररी रिजेक्शन, एंड दैट वाज रिलेटेड टू हार्ट। ओके, हार्ट एक बड़ी चीज़ हो जाती है भाई इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ठीक, तो आई वेंट फॉर द मेडिकल्स, फॉर द री मेडिकल्स टू दिल्ली, है ना, दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल। जिस दिन मेरा ऑल इंडिया रैंक बनाया था उसी दिन मेरा मेडिकल्स था, उसी दिन। एंड इन दैट आई वाज रिजेक्टेड। ओके, उसके बाद में मेरे को आरएमबी भी नहीं मिला, बिकॉज सम वॉट दैट केस वो सीवियर। इसके कारण मैंने एकेडमी ज्वाइन नहीं किया, दैट वाज द रीज़न। ओके, इट वाज सम वॉट लाइक ए हाइयर रिजेक्शन। तो सम वॉट द ड्रीम shattered आफ्टर दैट मच, दोज मच एफर्ट्स एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, फील होता है। Even today I feel like this is chest number 11, this is chest number 10. He is one of my friend, and we both got recommended from our particular that batch. So he is in AFA now, and he is already a pilot. And sometime I see him with all those like enjoying his personal life, like related to Air Force and all that. तो वो चीज़ें जब रिफ्लेक्ट करती है ना भाई, तो फील तो होता है ना। बिकॉज दैट वॉज माई ओनली ड्रीम। बट वही है ना यार, लाइफ में तो आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, रुक नहीं सकते अपन। क्योंकि सपना एक अपनी जगह चीज़ है, हर किसी का पूरा नहीं होता यहाँ पे, है ना। बट लाइफ तो पूरी करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई मूव्ड ऑन। तो सेम थिंग अप्लाइज टू यू, कभी भी लाइफ में रुकना मत। ठीक है ना। अगर आपको कभी मेडिकल रिजेक्शन भी मिलता है, डू लेट मी नो। अगर वो टेम्पररी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो मैं मेडिकल्स के बहुत चक्कर लगाए हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे को सारे रिजेक्शन पता है, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं पता होंगे बट ऑलमोस्ट पता है मेरे को। तो अगर उसमें कुछ लाइक ट्रीटेबल होता है तो आई विल से कि आप उस पर वर्क करो, है ना, एंड गो अगेन फॉर द एंट्री एंड गेट सेलेक्टेड एंड डू जॉइन द एकेडमी। बट अगर नॉट ट्रीटेबल है तो देखो लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना, दैट्स द ओनली ऑप्शन। आप वहीं स्टक करके नहीं रह सकते हैं कि लाइक यही सपना था मेरे तो जिंदगी खत्म हो गई। देखो जिंदगी नहीं खत्म होती है, बस सपना खत्म होता है एक, है ना। लाइफ इज टू लार्ज, लाइफ इज ऑल्सो टू स्मॉल।
तो लाइफ जियो यार, आगे बढ़ना है आपको, आगे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि लाइक मैं इस डिफेंस लाइन को नहीं छोड़ना चाहता था। I love to study and I love to know more about defense and all these things. I even love to interact with other my fellow aspirants and other candidates who were preparing for the armed forces. So I decided to go with this journey extraordinary, and obviously my journey was somewhat extraordinary because ये जो चीज़ थी कि ऑल इंडिया रैंक 1 आना and all that, getting rejection and all that, belonging from a very small village and all that, ये एक तरीके से अलग ही मतलब इंसिडेंसेस थे, है ना? फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड इन द एनडीए, फ्रॉम गेटिंग A26 A27 in the Air Force XY, rejecting that, from clearing CDS 1 to getting Air 1 and getting rejected in medicals. तो लाइफ ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, दैट्स व्हाई आई चोज द नेम द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और कोई रीज़न नहीं था ये नाम चूज़ करने का, बाकी लोगों की 100 बातें, ठीक। दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस नेम। एंड ऑब्वियसली आगे भी लाइफ काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है ना? तो आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में मेरे साथ ज्वाइन है ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। अब ये वीडियो मैं क्यों लेके आया, क्योंकि लगभग अपना 1 ईयर, लगभग इसी मंथ के अंदर मैंने आपका द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाईटी स्टार्ट किया था, तो 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है यार। ओके, एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू शोन टू मी। तो उस टाइम एज यू ऑल रिमेम्बर, मैं ऐसे ऊपर एक मैं आपको पेन पेपर से पढ़ाता था। इस टाइम मैं क्या करता था, एक टेबल थी भाई मेरे पास जो आज भी है, मैं यूज़ करता हूँ। ओके, मैं कैसे पढ़ाता था हूँ आज आपको बताता हूँ, कभी मैंने आपको बताया नहीं है। तो इस पे क्या करता था मैं, मेरे पास एक वो स्टडी लैंप था, ठीक है। तो स्टडी लैंप को मैं ऐसे लाइट जला लेता था उसमें, क्योंकि लाइटनिंग तो चाहिए होता था। एक पेपर ले लिया यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद में ना मैं रिकॉर्ड कैसे करता, मेरे पास कोई कैमरा वैमरा नहीं है, ना मेरे पास लैपटॉप था, ना मेरे पास कुछ और था उस टाइम, ठीक। मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था। तो मैं क्या करता था, यहाँ पे बुक्स ऐसे पाइल अप कर लेता था ऐसे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। उसके अंदर ऐसे फ़ोन ऐसे चिपकाता था। लिटरली मैंने कभी आपको सेंड नहीं किया, बट लिटरली मैं ऐसे ही पढ़ाता था। इसके बाद में मैं कैमरा ऑन करके फिर रिकॉर्ड करके पढ़ाता था पेन पेपर से। इनिशियली आई थॉट कि यार कौन, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मतलब पेन पेपर आज के ज़माने में कौन देखेगा यार, है ना? ऐसे हाईली क्वालिफाइड आपके टीचर्स हैं जो हाई क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं वाईटी के ऊपर, ऑब्वियसली डिफेंस फील्ड में तो बहुत है ना? तो मैंने सोचा कौन ही देखेगा, बट द थिंग वाज़ कि इसमें भी मेरे एफर्ट्स थे वो जेन्युइन थे। मैं जो चीज़ें पढ़ाता था उसके कारण व्यूज़ आते थे, उसके कारण बच्चे लाइक करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम, एंड एज यू ऑल नो, एज आई टोल्ड कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी मैं इंप्रूव कर लूँगा। सो फाइनली जब अपना फर्स्ट एफकेट हुआ था, इसमें अपने 145 प्लस सिलेक्शन थे, इस बार आपके 250 प्लस सिलेक्शंस थे, है ना? एंड इस बार जो आपका सीडीएस का बेस था, इसमें 71 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाए थे, है ना? एंड मैंने स्लाइड्स भी इम्प्रूव की। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। द थिंग इज बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट नहीं है तो दिक्कत की बात है ना। उसी फेलियर, सक्सेस से ज़्यादा फेलियर आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। अब मैंने जो चीज़ें सीखी है, एक तो सीखी है भाई आपकी परजिवरेंस, है ना? एक आपकी सीखी है भाई कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। और तीसरा आपका सीखा है भाई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अगर आप ये तीनों चीज़ें आपके अंदर है ना भाई, आई टेल यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कोई भी टारगेट सेट कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता उसको अचीव करने के लिए, एक्सेप्ट गॉड। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी। नाउ द थिंग इज, ईयर 1 कोई भी सिक्योर कर सकता है, ईयर 1 कोई भी ला सकता है, आप भी ईयर 1 ला सकते हो। द ओनली डिफरेंस जो कि एयर 1 और बाकी एस्पिरेंट्स में होता है, वो होता है भाई इन तीन चीज़ का। अगर आप में ये तीन चीज़ नहीं है तो आपके अंदर डिफिकल्टी है, और हो सकता है कि ये तीन चीज़ें कभी कभी एग्जाम भी क्लियर नहीं होने देती है। तो आपको पता चला होगा भाई क्या फॉलो करना है, कितना फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। व्हाट वाज माय कॉज ऑफ रिजेक्शन, सबसे बड़ा तो वही था, है ना? सबका बड़ा क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो वही रहता है। तो आई होप सबको क्लैरिटी मिली होगी।
व्हाई आई हैवंट जॉइन द एकेडमी। तो अभी अपनी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे बढ़ने वाली है भाई, है ना। सीडीएस में भी अपने काफ़ी सिलेक्ट हुए थे एंड दिस टाइम वी विल ट्राई मच बेटर, है ना। एफकेट एंड सीडीएस में वी विल ब्रिंग ए न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एकेडमी, है ना। डिफेंस प्रिपरेशन टाइम लगेगा बट चीज़ें होगी। ओके, बस कीप लविंग लाइक दैट एंड आई होप आपको कंटेंट पसंद आता है। जो भी दिक्कतें होती है मेरे को बताया करो, है ना। यू आर ऑलवेज फ्री टू कॉन्टेक्ट मी हियर ऑन दी व्हाट्सअप। ओके, ठीक है जी। बाकी यार आप लोग काफ़ी बैच का पूछते रहते हैं। बैच का मैंने बता दिया यार, अब फुल है ना। अभी एफकेट सीडीएस दोनों फुल है। काफ़ी मैसेज करते हो आप लाइक व्हाट्सअप पे, कल ही 2-3 आए थे। तो यार बैच फुल है अब, है ना। आपको मैं वाईटी पे अब जो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ महीने में, वाईटी पे देखो। अभी जैन तो आपका ऑक्यूपाइड रहेगा मोस्टली आपके एफकेट वालों से, है ना। एफकेट को पूरा जैन देने वाला हूँ जनवरी एंड मिड फरवरी तक। मिड फरवरी के बाद में देखो, ये तो आप अभी ना एफकेट वाले पूरे फोकस कर लेना इस पे। जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, जीके जितना पढ़ाता हूँ, वन शॉट आपको रीजनिंग करवाई है, वन शॉट आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगा अभी, है ना। पिछली भी करवाई है, वो भी देख सकते हो। पिछली वाली भी क्लासेस कर लेना प्लीज़। स्टैटिक वाली तो क्योंकि वही रहने वाली है तो वो कर लेना। बाकी जितनी भी आपको करंट की क्लासेस वगैरह करवाऊंगा अच्छे से कर लेना भाई। आई बेट यू, आपको कोई नहीं रोक सकता एफकेट क्लियर करने से, कोई भी नहीं रोक सकता है। बस मॉक करके चले जाना साथ में, ठीक। उसके बाद में देखो मिड फैब से लेके आपका मार्च एंड तक एक खतरनाक मैराथन की तरह चलेगी भाई, ठीक है ना। दौड़ना है सबको उसके अंदर और सीडीएस क्लियर करके दिखाना है। और इस बार ऐसी सीरीज आएगी कि आपको अलग ही मजा आएगा भाई। दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है ना। मार्क माय वर्ड्स। बस तब तक मेहनत करो, टारगेट्स फॉलो करो, जितना करवाए वो करो। ज्योग्राफी जितना करवाए करो, है ना। बाकी के पुराने वीडियो वो भी आप देख सकते हो, कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होगा। बट इस बार आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा जब मैं आपको साइंस साइंस की क्लासेस करवाएगा, ज्योग्राफी करवाएगा, वन शॉट करवाएगा। आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, है ना। तो वाईटी से भी क्लियर कर सकते हो यार, बस खुद से थोड़े एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं इस केस में। ओके, चलिए फिर इसी के बारे में आज मेरे को शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। ओके, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्लास की अब वेट करो। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, एंड प्रीवियस सारी क्लासेस कवर कर लेना भाई। ओके, बाकी जो बीच बीच में क्विजेस देता हूँ आपको टेलीग्राम के ऊपर, वो भी कवर करते रहना, ठीक है ना जी। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।